अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त, सब कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? सॉफ्ट एजेस के एक और ब्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। ऐसे सेक्शन पे बहुत काम कर लिया, अब आई गेस देयर इज़ अ नीड ऑफ सम काइंड ऑफ चेंजेस। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और पेपर जो आपकी आँखों के सामने है, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोज़िशन सेक्शन। ये 2024 का अगर आप देख सकें तो एग्ज़ाम पेपर है, जिसमें हमने आज क्या देखना है, आज हम इसको प्रॉपर्ली स्टार्ट अप करेंगे कि ये इंग्लिश एंड कंपोज़िशन प्रेसी एंड कंपोज़िशन सेक्शन को कैसे सॉल्व करना है। इसमें पहला पार्ट जो है वो कंपल्सरी, दूसरा पार्ट भी कंपल्सरी है, पार्ट बी एंड पार्ट सी, एवरी पार्ट इज़ कंपल्सरी। इन केस इफ यू लुक एट दीज़ इंस्ट्रक्शंस, इट वुड बी वेरी क्लियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ इट नीड्स टू बी सॉल्व्ड। कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होती, लेकिन तमाम जो है ना एमसीक्यूज़ आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें 10 सवाल जो होते हैं वो सिनोनिम्स के होते हैं, 10 एंटोनिम्स के होते हैं, एंड देन वी आर ऑल्सो फेसिंग टुडे प्रीसी सेक्शन। प्रीसी का आपने ना सिर्फ ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, उसको 1/3 में कन्वर्ट करना है और उसका टाइटल भी देना है। एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये पूरा एक पेपर है हमारे पास, जिसमें कुछ ट्रांसलेशन के हैं, कुछ जो है वो पंक्चुएशन का काम करना है और सेंटेंस करेक्शन है। सो बिना देर के हम आगे चलते हैं कि ये पेपर कैसे सॉल्व होगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सॉफ्ट एजेस के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, जहाँ पर ये इस तरह के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने के लिए सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में आपको मैं एक हेल्प करता हूँ। रोज़ाना की अखबार में से 3 बेस्ट टॉप हेडलाइंस चुन के, उनकी खबरें पढ़ के उनकी वर्ड्स की मीनिंग्स आपके लिए लिख के देता हूँ, ताकि आपको फ़ायदा होता रहे। तो चलिए जी दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज आज अगर हम देखें कि हमारे पास वी आर फेसिंग दिस सेक्शन which is synonyms. Okay, select the best option, answer and fill the appropriate box. अब ये OMR शीट होती है जो आपको मिलती है। OMR शीट में आपने ए, बी, सी या डी में से कोई एक ऑप्शन चुनना होता है। लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि आपकी ये सेक्शन सॉल्व करने के लिए आपकी वोकैब्युलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर स्ट्रांग नहीं भी है तो यू हैव टू डू इट, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। उसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा काम करना होता है। तो ये कुछ मैंने आपके लिए सॉल्यूशंस निकाले हैं। ये अगर आप देखते जाएँ तो यहाँ मुमकिन है कि इनकी मीनिंग समझने में थोड़ी-सी मुश्किल हो। लाइक वी फर्स्ट वर्ड इज़ यूबिक्विटस, उसके बाद है परनिशियस, देन मेलिफिलुअस, एपिफेमल, एस्टीट्यूट, एंथ्रल, साइकोफोंट, असाज, रेटिसेंट, इंसेसेंट। ठीक है? ये तमाम अल्फाज अगर आप देखेंगे तो सुनने में अजीब लग सकते हैं। यू देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट नॉट हैव हर्ड देम बिफोर। आपने पहले कभी शायद ना सुना हो। सो आज मैं आपको यहाँ पर इनकी मीनिंग्स भी बताता जाता हूँ, उनके सिनोनिम्स भी बताता हूँ, ताकि आपको चुनने में आसानी हो। ठीक है? तो यूबिक्विटस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हर जगह मौजूद हो, आम पाई जाने वाली चीज़ को यूबिक्विटस कहते हैं। यानी यू कैन से ओमनीप्रेजेंट, यूनिवर्सल, एवरीवेयर, परवेसिव। तो पहले सवाल का जो जवाब है तो ऑप्शन होगा बी। इसी तरह से परनिशियस की मिसाल देखेंगे तो परनिशियस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो नुकसानदेह हो, मुज़र सेहत हो, तबाहकुन हो, उसको परनिशियस कहते हैं। यानी हार्मफुल, एनीथिंग दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव, डेडली या मैलिग्नेंट। सो इसका भी ऑप्शन ये रहा, हार्मफुल। ठीक है? इसी तरह से मेलिफ्लुअस, मेलिफ्लुअस किसे कहते हैं? मेलिफ्लुअस ऐसी कोई चीज़ जो कि शीरीन हो, खुशनुमा हो, कानों को लुभाने वाली हो, रस घोलने वाली हो कान में, स्वीट साउंडिंग, स्मूथ, हार्मोनियस, प्लेजेंट। सो स्मूथ एंड स्वीट साउंड, ये रहा। ठीक है? बी ऑप्शन। उसके बाद एफिमेरल। एफिमेरल क्या है? एफिमेरल कहते हैं ऐसी कोई चीज़ जिसकी उम्र बहुत कम हो, आर्ज़ी हो, वक़्ती हो, चंद लम्हों की हो, तो उसे आप एफिमेरल कहते हैं। ठीक है? ये रहा। एंड्यूरिंग, इटर्नल, शॉर्ट लिव्ड, ये ऑप्शन होगा सी, शॉर्ट लिव्ड। परसिस्टेंट का मतलब होता है मुस्तकिल, इटर्नल का मतलब होता है लाफानी, एंड्यूरिंग का मतलब ये है कि वो काफ़ी देर तक चलेगा। सो ये 3 ऑप्शंस ए, बी एंड डी आर नॉट ओके, सी इज़ ओके, सी इज़ फाइन, करेक्ट आंसर। ठीक है? इसी तरह से एस्टीट्यूट है। एस्टीट्यूट का मतलब होता है ज़हीन, चालाक, ज़ीरक, मामला फ़हम। यानी इसको अगर आप सिनोनिम्स की सूरत में बयान करेंगे तो सिनोनिम्स में आप इसे कह सकते हैं श्रूड, क्लेवर, परसेप्टिव, इंसाइटफुल, बसीरत अंगेज। ठीक है? तो इंडिफरेंट, पेंसिव, स्टूपिड, इंसाइटफुल। तो ये डी ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से अगर आप एंथ्राल की बात करेंगे तो एंथ्राल का मतलब है कैप्टिवेट, मसूर करना, दिल मोह लेना, खुश कर देना। ठीक है? फैसिनेट, एन्चांट, मेस्मराइज, ये इसके सिनोनिम्स हैं। देखें, बोर, कैप्टिवेट, फैसिनेट। ठीक है? और ये डिसइंटरेस्ट। डिसइंटरेस्ट का मतलब है कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना हो। कैप्टिवेट और फैसिनेट में से अगर आप कोई चूज़ करेंगे तो दोनों एक ही जैसे हैं। सी ज़्यादा करीब तरीन है, तो आप इसको फैसिनेट कह सकते हैं। ठीक है? और उसके बाद है 7वां साइकोफंट, यानी फ्लैटरर, टोडी, बूटलिकर, खुशामदी, चापलूस, उसको आप साइकोफंट कह सकते हैं। तो साइकोफंट के लिए एडमायरर, एडवोकेट, क्रिटिक, फ्लैटरर। डी इज़ द करेक्ट, फ्लैटरर, चापलूस। असाज, असाज का मतलब है
किसी चीज़ को कम करना या उसको तस्कीन देना, नरम करना, सॉफ्टन करना, ईज़ पैदा करना, आसानी पैदा करना, मिटाना, जैसे गुर्बत मिटाना, ठीक है? तो अस्वाज, ठीक है? अस्वाज, सूद, एलिवेट और ईज़, मिटिगेट, ये तमाम इसके जो हैं सिनोनिम्स हैं। तो ये सूद इज़ दी या एलिवेट, एलिवेट इज़ करेक्ट वन, करीब तरीन एलिवेट होगा, सूद भी ओके है, लेकिन ये करीब तरीन है। उसके बाद है रेटिसेंट, रेटिसेंट का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो कि जैसे आप कहें कि कोई शख्स कम गो है, मोहतात है, खामोश मिजाज है, तो उसको आप रेटिसेंट कह सकते हैं। रिज़र्व रहने वाला बंदा है, खामोश, साइलेंट है, रेस्ट्रेन्ड है, टैसिटर्न है, तो ये रिज़र्व, ठीक है? वोकल, लोकेशियस, टॉकेटिव, ये तीनों अल्फाज इससे मुतज़ाद हैं, इसलिए सिनोनिम होगा रिज़र्व्ड। और उसके बाद है इंसेसेंट, इंसेसेंट का मतलब है मुसलसल ना रुकने वाली कोई चीज़ हो, मुसलसल हो, जारी रहने वाली कोई चीज़ हो, कंटिन्यूअस हो, ना ख़त्म होने वाली हो, ठीक है? पर्सिस्टेंट हो, सीज़लेस हो, उसको आप इंसेसेंट कह सकते हैं, पर्सिस्टेंट। हाल्टेड का मतलब है रुक जाना, इंटरमिटेंट का मतलब है वक्फे-वक्फे से, स्पोरेडिक का मतलब है जो चीज़ कोई बिखरी हुई हो, तो उसको आप यूँ कह सकते हैं कि ये इंसेसेंट है। तो ये आपका एक पोर्शन था। इसी तरह से मैंने आपके लिए ये पोर्शन भी सॉल्व किया है, जो कि मैं अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसकी तस्वीर भी शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पर अगर आप देखें। आप मुझे वेज़ बताइए कि मैं आपके साथ ये पेज कैसे शेयर करूँ? सो इट वुड बी वेरी ईज़ी फॉर मी। ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 का, दोनों पार्ट्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये दोनों पार्ट्स जो हैं मैंने सॉल्व किए हुए हैं। प्लीज़ ट्राई टू हेल्प मी बाय सेंडिंग, हाउ मे आई सेंड यू, कि मैं ये कैसे सेंड कर सकता हूँ? अदरवाइज़ मैं ये तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, मैंने शेयर कर दी, ठीक है? तो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो दोस्तों ये एक सैंपल है, आप अगर देखें प्रेसी का, जहाँ पर लिखा हुआ है कि पार्ट 2 जो है वो आपने प्रेसी सॉल्व करनी है। इसमें अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 2, ऑल पार्ट्स ऑफ एनी वगैरह-वगैरह इसकी हेडलाइंस हैं। और इसमें आपने करना क्या है क्वेश्चन 2 में, राइट अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। आपने ना सिर्फ ये पढ़ना है बल्कि उसके बाद इसका टाइटल भी चूज़ करना है। सो दोस्तों सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि प्रेसी होती क्या है? लफ्ज़ प्रेसी जो है वो एक कहते हैं, हमने स्कूल में भी यही सुना था, लफ्ज़ प्रेसी जो है बेसिकली फ्रेंच लफ्ज़ है जो कि लफ्ज़ प्रिसाइज़ से निकली है। यानी प्रिसाइज़ का मतलब है मुख्तसर मगर मुकम्मल, ठीक है? आप कोई भी चीज़ को मुख्तसर करते हैं लेकिन उसका असल लब्बे-लुबाब ख़राब ना हो, उसको नटशेल में कैसे बयान कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट प्रिसाइज़ मीनिंग इज़। यानी आपको एक बड़े पैसेज को उसका सेंट्रल आइडिया निकालना है और सेंट्रल आइडिया निकाल के मुख्तसर अंदाज में अपने अल्फाज में लिखना होता है, लेकिन द पॉइंट इज यू हैव टू मेंशन दीज थिंग्स इन वन थर्ड, एक तिहाई हिस्सा। यानी अल्फाज को आपने ना सिर्फ चेक करना है कि कितने अल्फाज हैं और उसका एक तिहाई हिस्सा आपने उसका सोल्यूशन निकालना है। सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया, आपने मेन आइडिया समझना है। अननेसेसरी तफसीलात जो हैं उनको आपने हज़फ कर देना है यानी निकाल देना है, एंड लैंग्वेज को आपने कंसाइज और साथ-साथ क्लियर भी रखना है, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि प्रेसी लिखने में वोकैब्युलरी का क्या किरदार है। जस्ट ये इस तरह के जो आपको मिलते हैं पेजेज़, इंटरनेट पर बहुत मशहूर हैं। हर तीसरा पेज इस तरह के पेजेज़ शेयर करता है, लेकिन इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद होता है अनलेस यू नो द वोकैब्युलरी, अनलेस यू नो द सिनोनिम्स, अनलेस यू नो द एंटोनिम्स, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू राइट डाउन अ प्रेसी। प्रेसी आप उस वक़्त तक नहीं लिख सकते जब तक आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा ना हो, ठीक है? अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग वोकैब्युलरी है तो कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा बात कही जा सकती है। जस्ट इन केस अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अच्छा, अब देखें कि इसका मतलब क्या हुआ? पैसेज में ये एक जुमला लिखा हुआ है, प्रोवाइडिंग रेस्पाइट फ्रॉम द हसल एंड बसल, ठीक है? आप इसे मुख्तसरन क्या कह सकते हैं? प्रोवाइडिंग का मतलब है ऑफ़र करना, ठीक है? रेस्पाइट का मतलब क्या है? रेस्पाइट का मतलब होता है रिलीफ़, राहत फराहम करना। फ्रॉम द हसल एंड बसल, फ्रॉम द हसल एंड बसल, इसे आप क्या लिख सकते हैं? इसे आप, हसल एंड बसल कहाँ होता है? शहरों में होता है, ठीक है? प्रोवाइडिंग रेस्पाइट फ्रॉम द हसल एंड बसल। हसल एंड बसल का कैसे कहते हैं? शोर-शराबा, चाहे गाड़ियों का शोर हो, इंसानों का शोर हो, बशरियात का शोर हो, आप कुछ भी कहें, हसल एंड बसल, चहल-कदमी ज़िंदगी जो होती है, लाइक इट इज़ इन अर्बनाइज्ड एरियाज़, उसे आप हसल-बसल कह सकते हैं, ठीक है? अब देखें कितने अल्फाज में आपने अपनी बात कही। 3 से 4 अल्फाज में आपने अपनी बात कह दी। हालाँकि यहाँ पर कितने अल्फाज थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 अल्फाज को अगर आप 4 अल्फाज में कर सकते हैं तो दैट इज़ व्हाट प्रेसी इज़ अबाउट। तो आप देखा आपने कि अल्फाज कम हुए मगर मायने वही है। यानी ये बेसिकली वोकैब्युलरी की ताकत होती है कि हाउ स्ट्रांग योर वोकैब्युलरी इज़, ठीक है? तो ये प्रेसी के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ, जिसे आप क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं कीवर्ड्स, ठीक है? कीवर्ड्स।
आपने क्या करना होता है, आपने कीवर्ड्स तलाश करने होते हैं। कीवर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस दिस सॉल्यूशन। जब भी आपको पैसेज दिया जाए, पहले आप इसे बगैर कलम के पढ़ें। बगैर कलम के पढ़ने का मतलब क्या होगा? बगैर कलम के पढ़ने का मतलब होगा कि आपको इसकी मीनिंग समझ में आए। जब तक मीनिंग समझ में नहीं आएगी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट द पैसेज इज़ अबाउट। जब भी आपको पैसेज दिया जाए, तो लाज़मी कलम के बगैर पढ़ें। फिर दूसरी बात, पेन या हाइलाइटर की मदद आप ले सकते हैं कि उसमें से कीवर्ड्स तलाश करने हैं, तो आप उसमें से कीवर्ड्स तलाश करें, ताकि आप उन अल्फाज को अंडरलाइन कर सकें जो इसका सेंट्रल आइडिया है, जिसको वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये कीवर्ड्स आपकी पूरी कृषि की बेसिकली बुनियाद हो। चलिए देखते हैं कि 2024 के इस पेपर के अंदर सीएसएस पैसेज में कौन-कौन से अल्फाज कीवर्ड्स हैं। ठीक है, मैं इनको हाइलाइट कर देता हूँ। आप चलें जी दोस्तों, देखें ये मैंने आपके लिए कुछ मार्क किया है। इसमें देखें अल्फाज जो है मैं अब रिपीट कर देता हूँ। अर्बन ग्रीन स्पेसेस, ओएसिस ऑफ ट्रैंक्विलिटी, रेस्पाइट फ्रॉम हसल एंड बसल, कम्युनिटी बॉन्ड्स, और उसके बाद है कंट्रीब्यूट इम्प्रूव्ड एयर क्वालिटी, मिटिगेट अर्बन हीट, promote overall well-being, mental health, sustainable urban planning, sustainable and harmonious cohabitation between human progress and environment। ये इसके हैं कोर अल्फाज हैं, जिनमें अगर आप इन सबको एक जगह लिख के उठा के लिखेंगे, तो आपको 4 से 5 अल्फाज मिलेंगे। वो 4 से 5 अल्फाज क्या हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये 4 से 5 अल्फाज हैं, जो अगर आप इस पूरे पैराग्राफ को देखें, तो आपको इनका लब्बे-लुबाब क्या निकलेगा, इनका निचोड़ क्या होगा, इनका निचोड़ होगा ये 5 अल्फाज। इन 5 अल्फाज के ऊपर ये पूरी प्रेसी डिपेंडेंट है। सिटी लाइफ, नेचर कम्युनिटी, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल। ठीक है? तो ये इन्हीं अल्फाज को अंडरलाइन करके बाद में आप अपनी समरी स्ट्रक्चर बना सकते। ठीक है? तो ये मरकज़ी ख़्याल पर आते हैं अब कि इसका पूरे पैराग्राफ का मरकज़ी ख़्याल क्या है, इसका पूरे का अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि शहरों के बीचों-बीच जो अर्बन स्पेसेस के अर्बन एरियाज़ में जो ग्रीन स्पेसेस होते हैं या पार्क्स होते हैं, वो इंसानों के लिए एक पीसफुल एस्केप है। इंसान वहाँ पर जाके पुरसुकून महसूस महसूस करते हैं। ये ना सिर्फ़ कम्युनिटी बॉन्डिंग के लिए अहम अहम होता है कि इलाके के लोग आते हैं, उनसे मेल-मुलाकात होती है। बल्कि एयर क्वालिटी यानी फ़िज़ाई मयार भी बेहतर होता है। वाइल्ड लाइफ़ यानी जंगलात पर परिंदे, चरिंद परिंद वगैरह जो होते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। आपकी ज़हनी और जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स इसके ऊपर जो इसके आपके दिमाग के ऊपर आते हैं, दे आर वेरी पॉज़िटिव। इनकी तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरी है। अगर आप पैसेज के आखिर में देखेंगे, तो पैसेज के आखिर में ये चीज़ लिखी हुई है, जैसे-जैसे शहर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे-जैसे शहर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे-वैसे सस्टेनेबल प्लानिंग की ज़रूरत है, ग्रीन प्रिज़र्वेशन की ज़रूरत है। इन दोनों का ख़्याल रखना चाहिए, ताकि इंसान और नेचर, कुदरत साथ-साथ हार्मोनियस कोहेबिशन रह सकें। ठीक है? तो ये आपका था प्रेसी का सेक्शन। अब इसके जो सैंपल प्रेसी होगी, इसका पूरा प्रेसी का जो होगा टाइटल होगा, वो कैसे बनेगा? टाइटल भी इन्हीं कीवर्ड्स की मदद से बनेगा, जो आपने सिलेक्ट किए हैं या जिनका निचोड़ आपने निकाला है, इनकी मदद से। पैसेज पहले ये देखना होगा कि पैसेज किस बारे में है, मरकज़ी नुक्ता क्या है उसका, लिखने वाला क्या पैगाम दे रहा है। यहाँ अगर देखें तो फ़ोकस किस चीज़ के ऊपर है, बैलेंस बिटवीन सिटी एंड सो मुनासिब टाइटल क्या हो सकता है? हार्मनी इन अर्बन एंड ग्रीन स्पेसेस हो सकता है, या नेचर विद इन सिटीज़ भी हो सकता है, या आप यूँ कह सकते हैं कि अर्बन ओएसिस भी कह सकते हैं इसको, नखलिस्तान जैसे आजकल मुख्तलिफ शहरों में बनाए जा रहे हैं, कि शहर के बीचों-बीच छोटा बेबी जंगल। ठीक है? तो टाइटल हमेशा शॉर्ट रखिएगा, कैची रखिएगा, रेलेवेंट रखिएगा। इससे क्या होगा, इससे पढ़ने वाले एग्ज़ामिनर को पता चलेगा कि आपने सही से चीज़ें बनाई हैं। यहाँ ये इस बात का ज़रूर ख़्याल रखिएगा कि ये नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं, वो आपकी प्रेसी से कमी होनी चाहिए, यानी 1/3। यू हैव टू फोकस ऑन द 1/3। अगर इसमें 100 अल्फाज लिखे हुए हैं, तो आपने 30 अल्फाज की समरी बनानी है या 33 अल्फाज की। ठीक है? दिस वाज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल। ठीक है दोस्तों? तो टिप क्या रही इसमें? टिप ये रही कि पहली बार पढ़ें मीनिंग समझने के लिए, दूसरी बार पढ़ें कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने के लिए पढ़ें, और तीसरी बार अपने ड्राफ्ट को चेक करने के लिए। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि प्रेसी राइटिंग समराइज़िंग नहीं, बल्कि रीराइट। आप इसे रीराइट करें, अपने अल्फाज में करें, लेकिन ऑथर का जो टोन है और मैसेज जो है, वो बरकरार रहे। ठीक है दोस्तों? तो आज के लिए बस इतना ही है। अगले लेक्चर में फिर इसको सॉल्यूशन निकालने की भी कोशिश करेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सॉल्यूशन भी आपके लिए छोड़ देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा इसे अपने दोस्तों, यारों, हल्का अहबाब में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट में बताएँ कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा? आप क्या चाहते हैं? कोई फ़रमाइश हो तो वो भी बताइए, और अब मुझे इजाज़त दीजिए। सॉफ्ट एजेस के इंग्लिश प्रिपरेशन के अगले एपिसोड में फिर दोबारा कोई नई चीज़ लेकर आएँगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।